बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं आपके साथ है नादिल। उम्मीद है आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से, आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ है। कदरे गर्म कल की तरह, कल टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था। अगर मैं ख़ास तौर पे लाहौर की बात करूं, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा टेम्परेचर्स देखे हैं, तो कल इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इट वाज फीलिंग लाइक 50। इतनी शदीद गर्मी कल महसूस हो रही थी और ये बड़ा गज़बनाक था कि टेम्परेचर भी कम है, उसके बावजूद गर्मी क्यों है। आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। सो हमारी नसीहत यही है सभी देखने वालों को, यानी कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखिए, कोशिश करें ख़ुद को ज़्यादा सनलाइट से एक्सपोज ना करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और मिजाज को ठंडा रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम आज वंस अगैन क्रिकेट से करेंगे, चूँकि फाइनली कल शाहीनों ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पहली फतह अपने नाम की। जी हाँ, और अमेरिका और भारत का जो गुस्सा था ना शिकस्त का, वो कनाडा पर उतार दिया है। देर से ही सही, मगर इमरान T20 वर्ल्ड कप में जीत का मजा चख लिया है। अभी न्यूयॉर्क के निसाव काउंटी स्टेडियम में एक और मैच लो स्कोरिंग रहा। कनाडा ने पाकिस्तान को जीत के लिए 107 रन का हदफ दिया था, जो कि कौमी टीम को नेट रन रेट में अमेरिका से आगे निकलने के लिए हदफ 13.5 ओवर्स में पूरा करना था। लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स सुस्त रवि के बाइस ऐसा ना कर सके हमेशा की तरह, और 14 ओवर में ही 81 रन बना सके। अलबत्ता कौमी टीम ने 107 रन का जो हदफ है 3 विकेटों के नुकसान पर 17.3 ओवर में मुकम्मल। बहुत बड़ा तीर मारा जी कनाडा के खिलाफ हमने कल। एक तो जॉनसन ने हमें नचाया, पहले उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की 50 भी स्कोर की, और फिर उसके बाद जो उनका बॉलिंग अटैक था, जो पेसर्स थे उनके, आई मीन दे वर अमेजिंग। मैं तो देख के हैरान हो रहा था, बड़ी अच्छी पेस भी निकाल रहे थे और बॉल थोड़ा स्विंग भी कर रहा था। तो अच्छा मैच तो नहीं कह सकते इसको। आई मीन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा और बहुत ज्यादा बल्कि अलार्मिंग जरूर है जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान दिखा रहा है। वेदर वी आर विनिंग और वी लूजिंग। कल भी रिजवान साहब ने 53 किए, स्लो रहे। बाबर आए 33 किए, स्लो इनिंग्स थी। महल में 33 गेंदों भी आई बिलीव उन्होंने किए। और इसके अलावा साइम एज यूजुअल नाकाम हुए। आई बिलीव कि उनकी कोई जगह नहीं बन रही है फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में। लीग्स खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें, डोमेस्टिक खेलें, उसके बाद शायद थोड़े ग्रूम होके आएँ, क्योंकि साइम को बहुत मौके मिले हैं तो वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। फ़खर जमान साहब ने बजाय इसके कि वो एक सीनियर प्लेयर होने के नाते कल बिल्कुल थोड़े से रन से आप चेज होकर उसके बाद आप सुकून से घर जाते। उन्होंने कहा नहीं मैं तो पहले जाऊंगा, तो 3 विकेटें हमारी गिरी, हम 8 विकेट से भी जीत सकते थे। आगे क्रूशियल हो जाएगा मामला, चूंकि अब आयरलैंड के साथ मैच है, यूएसए का, उसके साथ साथ इंडिया के साथ मैच है। वो दोनों मैचेस यूएसए ने हारने हैं टू मेक पाकिस्तान थ्रू टू सुपर 8, और अगर वो दोनों में से एक भी यूएस जीत जाता है या बारिश से 1 पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद सूरत हाल आपको पता है पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। लेकिन हमारे बैटर्स के अंदर कोई एहसास जिम्मेदारी फिल वक्त तो हम देखें, बल्कि मुझे लगता है कि मसला अब कॉम्पिटेंस का ही है। एहसास जिम्मेदारी क्या होता है? कॉम्पिटेंस का ही मसला है। कॉम्पिटेंट नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो खैर इस पर हम आगे जाके बात करेंगे इन डिटेल्स, इसका तबसरा और तज्जिया आपके सामने रखेंगे। फिर वक्त हुकूमत कह रही है कि टैक्स मजीद लगेंगे आपके ऊपर, और जो इख्तिसादी सर्वे है वो कल पेश हुआ। कुछ बड़ी कड़वी बातें भी मैं कहूँगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने की, जो कि करनी चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन तो एक बड़ा सवाल है, देखना है कि वो किस हद तक होता है। इस पर हमने बात करनी है। बड़ी खबर में जनाब, जिस तरह से भी इमरान ने कहा, बजट से पहले हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ इक़्तिसादी सर्वे पेश किया, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी टीम के हमरा रवा माली साल की कारकर्दगी सामने रखी, और उन्होंने ये कहा कि मुआशी शरह नमू, महंगाई और टैक्स वसूलियों के हवाले से अपनी नाकामियों का हम एतराफ़ कर रहे हैं। IMF से मुआहदे पर हुकूमत की मजबूरी को बयान करते हुए उन्होंने ये कहा कि IMF के पास जाने के सिवा कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान बी है ही नहीं। आलमी मालियाती इदारे के पास अगर नहीं जाते तो आज जो अहदाफ है उनका तयन न कर पाते। रवा माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी ना रही, ये भी उन्होंने कहा। ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया है, जबकि लाइफ स्टॉक में बेहतरी रही। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद ये कहा कि माली साल 2022-23 में शरह नमू 2% कम हुई थी और रुपए की कदर में 29% कमी हुई। इन मसाइल के साथ हमने माली साल 2023-24 का आगाज़ किया था, और बुलंद शरह सूद और महंगी तवानाई के सबब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हुई। इसकी वजह से रवा माली साल रेवेन्यू कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ है, और करंट अकाउंट खसारे की अगर बात करें तो $50 करोड़ तक महदूद रखने में हम कामयाब रहे हैं। दूसरी जानिब जो आइंदा माली साल है उसका 18 ट्रिलियन से जायद का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस बजट में जो सरकारी मुलाजमीन है इनकी तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि जो छोटे ग्रेड्स के मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं उनको भी रिलीफ मिलने का इम्कान मौजूद है। जरा ये भी कहते हैं कि जो आइंदा माली साल का बजट है इसमें इंपोर्टेड मोबाइल
मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स और GST मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ और सिफारिश की गई है, जबकि जो तरक्याती बजट है इसमें 1012 रुपए के इजाफे की सिफारिश भी मौजूद है। जबकि अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें तो तकरीबन 3792 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। क्या ये बजट भी डेवलपमेंट के लिए स्पेंड हो पाएगा? फिर उसके बाद जो इतना एम्बिशियस, मैं हमेशा इसको कह रहा हूँ, एम्बिशियस एक टारगेट FBR रख रहा है टू सेट टू गैदर द रेवेन्यूज़, क्या वो हो पाएगा? और उसके लिए जो विंडोज़ वो तलाश कर रहे हैं, आर दे द राइट विंडोज़? ये मुख्तलिफ बड़े कलीदी सवाल हैं। यही हमने अपने एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा सुब मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच और सुब बखैर। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच, आई एम वेल। इट्स ग्रेट टू हैव यू सर। आप तो काफ़ी हद तक जो खैर आप जैसे जो माहिरीन मईशत है उनको तो ये तस्वीर या ये डॉक्यूमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हम तो डेली बेसिस के ऊपर जो कि बात कर रहे होते हैं, तो इस पार्ट ऑफ योर लाइफ समहाउ के देखना कि मुआशी आशारिये क्या कर रहे हैं। कल जो एक पिक्चर हमारे सामने रखी है हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ने, उसको आप कैसे देखते हैं और फिर उसको लेकर आप बजट डॉक्यूमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? सो आपकी और मेरी जब भी गुफ्तगू हुई है, यू नो दैट आई हैव ऑलवेज सेड कि पाकिस्तान को IMF के साथ रहना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आई एम हैप्पी कि गवर्नमेंट को ये एक अदराक है इस चीज़ का कि टू रन द कंट्री विदाउट IMF वुड नॉट बी प्रूडेंट, और मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती लोगों के लिए। जब 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे और रुपी डिप्रीशिएट कर रहा था तो इन्फ्लेशन 38% पे चली गई थी। आई कंसिस्टेंटली अथॉरिटी से भी जब बात हुई तब भी मैंने यही कहा कि यू नो वी शुड स्टिक विद द IMF करंटली। इमरान, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक मुल्क को कह रहा हूँ कि आप ICU के डॉक्टर के पास चले जाओ। माय फादर इज 93, मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि ही इज बीन टू द ICU वंस इन हिज लाइफ। माय कंट्री, माय मदरलैंड इज 76 एंड 24th टाइम मैं उनको कह रहा हूँ कि आप ICU के पास चले जाओ। सो ये कतई तौर पे, आई मीन डोंट टेक इट, जो भी जिनसे भी गुफ्तगू करता हूँ ये कहता हूँ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट द अनफॉर्चुनेट स्टोरी इज दैट इज वेयर वी स्टैंड। पिछला साल जो गुजरा है IMF के आने के बाद, जब प्रोग्राम शुरू हुआ, 4 अरब डॉलर के रिजर्व 9 अरब डॉलर पे ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन थी वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो गई है। पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा जिसको आप करंट अकाउंट कहते हैं वो नियरली ज़ीरो है। पाकिस्तान की ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना पड़ा ये सब कुछ करने के लिए। 1% की ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। इसकी कलीदी वजह 22% पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, इकोनॉमी को स्लो कर देना और पाकिस्तान की इंपोर्ट को तोड़ देना, जिसने एक्सपोर्ट को भी जो असरअंदाज होती है, और ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको, इससे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को तोड़ के हमने इकोनॉमी को स्लो करके करंट अकाउंट को संभाल लिया है। बट दैट इज द कॉस्ट द कंट्री हैज पेड। अगर 6% की ग्रोथ एग्रीकल्चर में ना होती, जिसकी 3 वजह हैं, पाकिस्तान की कॉटन की क्रॉप, पाकिस्तान की वीट की क्रॉप, और माशाल्लाह वो क्रॉप जिसको मैं कहता हूँ हमने चूंकि उसमें इंटरवीन नहीं किया, राइस की क्रॉप 3 अरब डॉलर की उसने एक्सपोर्ट भी की। तीनों बहुत अच्छी आई, और ये अच्छी इसलिए भी आई कि पिछला साल फ्लड से निकल रहे थे। अगर ये सब कुछ ना होता तो ये 2.4% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी ना होती। पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ग्रोथ का मॉडल ठीक करना सबसे बड़ा काम है, जिस पे सबसे कम गुफ्तगू होती है। पिछला साल, इससे जो पिछला था वो -0.2% की ग्रोथ थी। सो इससे आसान चीज ये है कि अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, मतलब है कि नई फैक्ट्रीज नहीं लग रही। डॉक्टर साहब, क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गए? आप बिल्कुल ये कह सकते हैं। स्लगिश ग्रोथ यानी कि जिसको आप स्टैगफ्लेशन कहते हैं आम ज़बान में, स्लो ग्रोथ, हायर इन्फ्लेशन। 29% इन्फ्लेशन थी पिछले साल, इस साल 24.5% इन्फ्लेशन है। आपकी जो कुव्वत खरीद है उसको बहुत अफेक्ट किया है इस चीज़ ने। सो इट्स बीन अ टफ ईयर, बट डिफॉल्ट से निकल आए, मैक्रो स्टेबिलिटी हुई, जिसका मतलब इन्फ्लेशन का नीचे आना, बैरूनी खसारे का संभलना और रिजर्व्स का बिल्डअप होना। ये साल गुजार के आ रहे हैं। ऑन द इकोनॉमिक साइड टैक्सेस बड़े हैं। बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे कि हम 2019 में जब IMF के प्रोग्राम में गए, क्योंकि मैं उस वक्त टेबल पे मौजूद था, तब भी नए 500 से 700 अरब के टैक्स लगाए। अब भी जब प्रोग्राम में गए तब भी नए टैक्स लगाए। एक इसकी बड़ी वजह यह है कि हम टैक्सेशन की ऑफ कोर्स जो नए मेजर्स है वो लेते चले जाते हैं। इससे ऑफ कोर्स जो बोझ है इकोनॉमी पे वो बढ़ता चला जाता है। IMF के लिए भी आसान चीज़ जो है वो उन चीज़ों पर टैक्स लगाना है जो ऑलरेडी टैक्स्ड हैं,
बिकॉज रिटेलर को या एग्रीकल्चर को या रियल एस्टेट को या कैपिटल गेन्स को ये मुश्किल एरियाज हैं और हमेशा से हम नहीं करते, और ये हमारी विल पावर भी नहीं है, और सबसे बढ़ के हमारी टेक्निकल विल जो है वो बहुत मिसिंग रह जाती है। ठीक है, ये एक ओवरऑल जायजा है पाकिस्तान का, बेहतरीन जायजा है। अच्छा, दूसरी जानिब हम मेरा फोकस इस वक्त वही जो हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाने का, जो कि हम पिछली दफा जब हम 9000 प्लस पे गए, ऑलमोस्ट 9400 आई बिलीव 9400 बिलियन, तो वो भी हमें ज्यादा लगता था। और हमें तो याद है कि आज से 5-6 साल 4 साल पहले हमारे एक प्राइम मिनिस्टर स्पीच में कहते थे कि आई विल कलेक्ट 8000 बिलियन पाकिस्तान के लिए मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर उस वक्त इसको करार दिया जाता था। अब हम 12000 प्लस पे जा रहे हैं, जहां हमने अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए, जहां हमने अपनी प्रोडक्शन साइड के ऊपर काम नहीं किया, उसमें हमारी ग्रोथ नहीं आई। वहीं पे हम रेवेन्यूज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और ऐसी विंडो से बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि वंस अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो एक कल्चर हमारे यहाँ मौजूद है उसको फरोग देंगे। और फिर लोगों को कोई खास तरगीब भी हमने नहीं दी। अभी तक हम सिर्फ 6 मिलियन पे आउट ऑफ 225 मिलियन बैठे हुए हैं जो लोग सिर्फ टैक्स फाइल करते हैं। तो ये जो विंडोज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तफवीज़ कर रही है मालियाती इदारे को, क्या ये ठीक है और क्या हम आदाफ हासिल कर पाएंगे, आपको लगता है ऐसे? So if I can try and explain this, पाकिस्तान पे IMF जो है वो बारहा काम करती रहती है टैक्स के मद में। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ IMF की फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनका, उसकी है। सबसे ज्यादा काम भी वो इसी पे करते हैं। अभी फरवरी 2024 को IMF एक TA मिशन टेक्निकल असिस्टेंस आया था पाकिस्तान, दिसंबर में आया था पिछली, एक रिपोर्ट दे गई थी। अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट पब्लिक नहीं है तो मैं बहुत खुल के उस पर बात नहीं कर सकता, पर ये जितनी चीज़ें हैं, सेल्स टैक्स का बढ़ाना, इनकम टैक्स इंसेंटिव्स का ख़त्म होना, पाकिस्तान की जो कैपिटल वैल्यू टैक्स यानी कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस का लगना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटेबल डोनेशंस को देखना, फिर पाकिस्तान की पेंशन स्कीम को रीविजिट करना, ये सारा कुछ उसमें मौजूद है। अथॉरिटीज़ को हमेशा, और आखिर में एक्साइज टैक्सेशन की तब्दीली। अब बात इस तरह से है कि मैं हमेशा एक फिगर बोलता होता हूँ, और वो फिगर मैं तो चूंकि पाकिस्तान की रिपोर्ट तो ज़रूर पब्लिक कर देता हूँ कि 2240 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस हम दे रहे थे पिछले साल में। इस साल में ये मैं अभी टैक्स एक्सपेंडिचर पढ़ रहा था जो कल ही छपा है, ये बढ़ के हो गई हैं 3900 बिलियन के करीब। सो IMF बड़ी सादा गुफ्तगू जो है वो इस टैक्स एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट को, जो पेज नंबर 289 है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइमरी डेटा सब हमसे ही लेके जाते हैं, IMF वाले वो इसको पढ़ेगा, अब हम भी पढ़ लें तो वो इसको बता देगा आपको कि जी सेल्स टैक्स में इतनी एग्जेम्पशंस हैं, इनकम साइड पे इतनी एग्जेम्पशंस हैं, इन सब एग्जेम्पशंस को आप ख़त्म कीजिए। ये एक जनरल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये प्ले किया जा रहा है। यही गुफ्तगू जो है वो होगी आपकी IMF के साथ। अब आपको उनको और ये एग्जेम्पशंस जिनका डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या इम्पैक्ट करेंगी हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स को, क्या इम्पैक्ट करेंगी, और हमारे प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल साइड को क्या इम्पैक्ट करेंगी? अगर मुझे नहीं पता कि किन हेड्स के अंदर आई है। जी, ये बात आपने दुरुस्त फरमाई है कि अगर सेल्स टैक्स बढ़ता है पाकिस्तान में किसी एरिया में भी, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी, बिकॉज सेल्स टैक्स के बढ़ने से अशाए खुर्दोनश और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो महंगी हो सकती हैं। अब असल जो निगोशिएशन है जो एक्चुअली अभी भी, इसलिए हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लास्ट फ्यू डेज में भी हो रही है फंड के साथ, और वो ये है कि इनमें से कौन सी जानी है और कौन सी रहनी है, कौन से मेजर्स ऐसे हैं जो एनफोर्समेंट के गवर्नमेंट ने लेने हैं, और क्या इनकम टैक्स में तब्दीली करनी है, क्या एग्रीकल्चर में, रिटेल में, होलसेल में क्या चीज़ें करनी है। आई थिंक रिटेल पे भी 2-2.5% का एक टैक्स आ रहा है। सो ये बातें जो हतमी हैं ये आप आई एम होप कि अब तक तो कर ली होंगी। सो ये IMF से तय हो के लेट्स सी के व्हाट कम्स थ्रू। आई रियली होप कि ब्रॉड बेसिंग ऑफ टैक्स कम्स थ्रू सो दैट पाकिस्तान की वो आवाम जो ऑलरेडी टैक्स दे रही है उस पे बोझ कम से कम पड़े एट अ हाई। तो डॉक्टर साहब क्या टैक्स कलेक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है जो टारगेट है उसको अचीव करने में कामयाब रहे? सबसे बढ़ के तो बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बात बहुत कम लोग टेलीविजन पे करते हैं कि अगर 10 साल में 15 FBR के हेड्स तब्दील करेंगे, कोई भी हुकूमत हो, 10 साल में सारी हुकूमतें रही हैं, दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल। अगर मैं आपके चैनल के
15 हेड्स 10 साल में तब्दील करूंगा, यू विल गो नोवेयर, जिसको हम कहते हैं सी स्वीट। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उन लोगों को लाइए जिन पर आपका भरोसा हो, और एंड देन लेट देम वर्क फ्रीली टू डू व्हाट इज नेसेसरी टू बी डन इन पाकिस्तान। ये एक बात है। एनफोर्समेंट, पाकिस्तान की कंप्लायंस, टैक्स गैप्स हैं, ये जो हमारी टैक्स बेस है इसको बड़ा करना, इसके लिए डेटा माइनिंग करना, ये असल काम है। अभी तो वक्त गुजारने के लिए 1500 से 2000 के नए टैक्सेस लगाने हैं, उनका एक IMF के साथ तय कर लीजिए कौन से ऐसे हैं जो लोगों पे कम भारी पड़े, वो लगाकर ये वक्त गुजार लें। बट असल ये जो काम मैंने आपके सामने रखा है, डिजिटाइज करके फेसलेस FPR बनाकर, और प्रोविंसेस को पुश करें कि वो भी टैक्सेस कलेक्ट करें। ये मेरा अगला सवाल था। पाकिस्तान की मैं प्रोविंसेस के हवाले से अगला सवाल करने वाला था, क्योंकि मेरा बड़ा प्राइम कंसर्न रहा है शुरू से, जब से खासतौर पे 18th अमेंडमेंट हुई है कि सूबे दो कि उनका राइट है, और हम हमेशा कहते हैं कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है बड़ी ज़रूरी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ वो विफाक को कभी भी कमज़ोर ना करे, ये बात अपनी जगह पे भी मुसल्लमा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सूबे हैं, क्या ये अपना ड्यू जो रोल है वो प्ले करते हैं? बिकॉज जब वसाइल की तकसीम होती है तो दे ऑलवेज आस्क फॉर देयर रिसोर्सेज, आई मीन दे वांट टू हैव देयर शेयर, बट जब टैक्स कलेक्शन की बात है तो उसमें कुछ आशारी अच्छे नहीं है टैक्स कलेक्शन को लेकर खास तौर पे। तो इसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म चाहिए डॉक्टर साहब? आपने चूंकि इकोनॉमिक्स की डिग्री की हुई है तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को मेरे से भी बेहतर समझते हैं और पढ़ते भी हैं, सो इट्स गुड। 800 अरब की कलेक्शन करेगा पूरा पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं वो मिला के। उनके पास प्रॉपर्टी पे टैक्स है, उनके पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, और उनके पास जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है। सो काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। 1.5 से 2% होनी चाहिए, यानी कि 2000 के करीब जाना चाहिए उनको। IMF से इस दफ़ा मेरा ख्याल है उनकी भी इस चीज़ पे बात होगी। हमें मिनासुल कौमी उनको कहना चाहिए कि ये टैक्सेस उनको कलेक्ट करने हैं। चूंकि हमने इतना बड़ा शेयर NFC में दिया है, उनको इंसेंटिव कम हो गया है टैक्स कलेक्शन का, सो वी हैव टू उनको भी बराबर करना चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट जिसकी भी हो, उसको बहुत ज्यादा हम बोझ डाल देते हैं और बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। यार सारा खर्चा तो 60% तो हम पैसे दे देते हैं सूबों को। उनसे पूछें हेल्थ एजुकेशन क्यों नहीं ठीक है, उनसे पूछें पॉवर्टी का क्या करना है, उनसे पूछें ज़कात उशर, एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ। सो ऑल 4 provinces have to pull together with the federal government। मैं चूंकि ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ, मैं बार बार कहता हूँ आई हैव अ ग्रेट एडवांटेज। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह का मुल्क है, और कैनबरा के साथ बाकी जो उनके स्टेट्स हैं वो बहुत मिलजुल कर इकट्ठे चलते हैं। सो लेट्स होप दैट वी हैव द नेक्स्ट ईयर बेटर देन वेयर वी आर। द गुड न्यूज इज कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने देखा है पाकिस्तान में 67 हो गई है, शायद 65 से। सो इमरान, यू वांट टू लिव लॉन्गर, सो यू बेटर प्रिपेयर फॉर दैट। आई होप इन गुड सर्कमस्टेंसेस। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल बल्कि आवाम के हवाले से, आई रिमेंबर यू यूज्ड टू एडवाइस टू द पीपल हु वॉच अस कि वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करें या किन तब्दीलियों की जानिब जाएं टू लिव अ बेटर लाइफ, आई मीन इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं चाहता हूँ ज़रा वो भी आप दोबारा ज़रा, चूँकि आज तारीखी दिन है, बजट पेश हो रहा है 2024 का, इस गवर्नमेंट का पहला है, तो आप ज़रा वो भी बताइए अब आगे आवाम को क्या करना होगा, आई मीन हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ। The next year is the same story. Nothing changes. पाकिस्तान की इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो जाएगी इमरान, बट कीमतें फिर भी बढ़ेंगी 12 से 15%। सो उनको अपनी अखराजात को संभालना है। बिजली की कीमत बढ़ेगी, सोलर लिखवा सकते हैं, कुछ लिखवा लें, नहीं तो अपने घरों को इस तरह करें। माई हाउस इज सो वेल लिट अप, वेदर आई इन इस्लामाबाद और लाहौर के कई जगह पे, डिसाइड जहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ या ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, यू नो आई डू इट लाइट फ्री। सो यू नो डू दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। हवादार बनाएं अपने घर को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं भी देख रहा था कि कुछ पेंट्स ऐसे आ गए हैं जो आप छत पे लगाएं, देख लें कि 10 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। बहुत से यू नो एक्वा शील्ड्स उनको कहते हैं। सो यू नो स्टार्ट डूइंग एफिशिएंसी इन लाइफ, दैट्स द बेस्ट मैसेज। अपनी पैदावारी सलाहियत बेहतर करें, दुनिया को छोड़ दें। एफिशिएंसी इन लाइफ, अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर करें। ग्रेट, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर खाकान नजीब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, और जाते जो अच्छा सवाल था उसका आपने बेहतरीन जवाब यही दिया कि अपनी लाइफ जो है उसे भी मॉडिफाई करना चाहिए। हमारी हुकूमत से तो तवक्कात होती है, लेकिन अपने ओन पे भी हमें कुछ तब्दीलियां अपने लाइफस्टाइल में भी करनी चाहिए। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बजट आज पेश किया जाना है 2024-2025 बजट। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, तैयारियां टैक्स लगाने की भी मुकम्मल कर ली गई हैं, आवाम के साथ क्या सलूक होना है ये भी डिसाइड कर लिया गया है। इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे कबल डॉक्टर खाकान नजीब जो थे उनका तज्जिया आपने जाना है। अब कुछ बात कर लेते हैं। इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल जो कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया उसमें कौन कौन से ऐसे अहदाफ थे जो पूरे हो गए और कौन कौन से ऐसे थे जो बेशतर ऐसे थे जो रह गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसकी तो तफसीलात सारी सामने आ गई हैं। उसमें जीडीपी का हदफ जो है वो मेन वो मिस है। बाकी ओवरऑल अगर आप इसको देखें जो सिचुएशन चल रही है तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये इकनॉमिक सर्वे जो है ये इतना कोई बुरा नहीं है। इसमें मतलब मिला जुला रुझान है। जो अच्छी चीज़ें इसमें हैं वो ये है कि जो करंट अकाउंट खसारा जैसे जो है वो बेहतर हुआ है। उसमें काफ़ी $6 अरब की तवक्को की जा रही थी लेकिन वो $200 मिलियन के करीब है। और इसी तरह शराखानगी बढ़ी है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अनप्रेसिडेंट रही है। उसी ग्रोथ में जो है वो काफ़ी सपोर्ट की है कि पाकिस्तान को जो है वो दूसरे जो इशारे हैं उसमें बेहतरी के लिए। इसी तरह जो हमारी एक्सपोर्ट है वो और फिर तजारती खसारा हमारा कम हुआ है। ओवरऑल जो है वो इकनॉमिक सर्वे इतना बुरा नहीं है, लेकिन चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में थे उसमें रहते हुए काफ़ी हमें जो है वो मुश्किलात का सामना था। और हमारे हाथ डिसीजंस का जिक्र कल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, अंसारी साहब, जिसमें आई एम जस्ट रीडिंग द टॉप स्टोरी जो इस वक्त आज रोजनामा एक्सप्रेस पे छपी आपकी है। एक तो ये कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स को जैसे आउटसोर्सिंग का है, जैसे स्टील मिल्स को स्क्रैप बेचने का है, उसके अलावा PIA की निचकारी है। और इस बारे में न सिर्फ ये है कि फैसला कर लिया गया है बल्कि अब तो डेडलाइन भी सामने आ रही है कि जी आप विद इन 2-3 मंथ्स आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो एक तो टेक्निकली ये फैसले कैसे हैं? क्या हुकूमत बहुत जल्दी में हेस्ट के अंदर ये फैसले कर रही है या नहीं? वेल थॉट आउट फैसले हैं? आप चूंकि कनेक्टेड रहते हैं, आपका सब्जेक्ट है, जरा इस पे रोशनी डालिए। इनको आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें, इसमें गवर्नमेंट को जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तो IMF का भी दबाव है और ये जो इदारे हैं वो कौमी खजाने पे बोझ भी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें दो ही सूरतें थी, या तो आप इसको जो है वो फ़ाल बना के और इसको जो है वो रेवेन्यू जनरेशन जो जिसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं उसका एक बड़ा जरिया बना लेते जो कि पहले ये कभी हुआ करते थे। लेकिन अब चूंकि ये उस काबिल नहीं रहे, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और हर साल कोई 400-500 अरब रुपया जो है वो कौमी ख़जाने पे इसकी ये बोझ होता है, तो आपने प्राइवेटाइज करना है। लेकिन एक उन्होंने बड़ी ऐसी स्टेटमेंट दी कि शायद जो है वो उनके लिए उस पर पूरा उतरना नामुमकिन हो। लेकिन बहरहाल जब उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि कोई जो इदारा है वो स्ट्रेटेजिक नहीं होता और गवर्नमेंट को जितना इन इदारों से जितनी जल्द हो मुमकिन हो इनसे निकल जाना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देने चाहिए। अलबत्ता जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कोई जो है वो स्ट्रेटेजिक होती हैं और अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक है कोई है एक्टिविटी है तो उस पर जो है वो गवर्नमेंट इसको उस एक्टिविटी को अपने पास रखे और उसको मुल्क की जो सॉवरेनिटी है और जो मुल्क के हालात हैं इंटरनेशनल तनाज़ुर में उसके मुताबिक उसमें डिसीजन ले। उसके अलावा तमाम इदारे जो है वो उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए और ताकि एक तो इससे कौमी खजाने पे जो है वो बोझ वो कम होगा और दूसरा ये एफिशिएंट हो गए तो ये इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सकेंगे। ये मुकद्दस गाय की टर्मिनोलॉजी, फाइनेंस मिनिस्टर को मुकद्दस गाय की टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल करना पड़ी आपके ख्याल में? और क्या कोई ऐसा इदारा है जिसको इस वक्त ऑन अ सीरियस नोट ये समझा जा रहा है कि इससे पहले अगर उसको बहुत सेक्रेट समझा गया तो अब उसको भी हिट किया जाएगा और मईशत उसको भी हिट करेगी, उसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा या कुछ उसमें अमेंडमेंट्स होंगी? देखिए, उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया था। डेफिनेटली उनकी जो मुराद थी इससे जो हम एक अरसे से इस मुल्क में जो है वो इसका मुतालबा भी हो रहा है कि अशराफिया जो है वो एलीट क्लास अशराफिया जो इससे मुबर्रा रही है, एक तो वो टैक्स नेट में भी उस तरीके से नहीं आती, अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देती और दूसरा ये जो है वो मराहत भी लेते हैं, टैक्स में एग्जम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी देखें 3,900 अरब के करीब जो है वो एग्जम्पशंस हैं। अब उनसे बाद में जो है वो चूँकि उस सवाल जवाब में जो है वो उतना नहीं हुआ तो बाद में ये बात हुई थी कि उनका जो है उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि जो आपने ये मुकद्दस गाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्या ये आपका मुक्तदरा की तरफ इशारा था या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था? तो उस पर उन्होंने कोई
फिर भी खुल के बात नहीं की, वादे नहीं किया, तो मुस्कुराना शुरू हो गया। और उनका ये कहना था, और ये बात उनकी दुरुस्त है, कि जो भी आमदनी आप इस मुल्क से कमाते हैं उस आमदनी को टैक्स नेट में आना चाहिए। अपनी जो हैसियत है उसके मुताबिक कंट्रीब्यूशन जो है वो मुल्क की इकोनॉमी में और टैक्स में होनी चाहिए, और यही हल है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है, वरना आप आम आवाम पर बोझ कितना डालते रहेंगे। जैसे आप बजट की आप बात कर रहे हैं कि बजट अभी थोड़ी देर बाद पेश हो जाएगा, शाम तक जो है वो काबीना का इजलास भी होगा, उसमें भी मंजूरी, उसके डिटेल्स सब कुछ सामने आ जाएंगी। तो इस बजट में भी देखें, अभी जो चीजें सामने आ रही हैं वो अगर होती हैं तो इसमें आम आवाम पे बोझ बहुत ज्यादा पड़ेगा। सही है जी। तो शाद अंसारी साहब, जिस तरह से अभी हम बजट आज पेश किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखे, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा टैक्स लगने जा रहा है, कहाँ पे टैक्स में छूट दी जाएगी, क्या ओवरऑल खतोखाल क्या देख रहे हैं बजट के? देखिए कि IMF के प्रोग्राम के तनाज़ुर में हम बजट बनाने जा रहे हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लें कि इस मरतबा तो ऑलमोस्ट परसेप्शन यही है कि बजट ही IMF दे रहा है कि कुछ चीज़ों में हम कुछ थोड़ा बहुत जो है वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी ये 18,900 अरब के लगभग ये इसका टोटल साइज़ है, और कोई 9,800 के करीब जो है वो इसका कोई खसारा है। और फिर डेट सर्विसिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, 9,700 अरब के करीब जो है वो इसकी डेट सर्विसिंग है, और 2100 अरब रुपए के करीब जो है वो दिफा में रखने की जो है वो तजवीज़ है। और जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 12,900 अरब के करीब है। इस मरतबा जो टारगेट है वो 9,200 अरब रुपए का टारगेट है, और तो ये की जा रही है कि 9,000 या 9,100 अरब के लगभग जो ये हासिल कर लेंगे। तो उसको अगर आप देखें तो 3700 अरब रुपए से ज़्यादा का एडिशनल रेवेन्यू आपने कलेक्ट करना है, तो जाहिर है वो अपने टैक्सेशन से कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक और बात उन्होंने कही थी, और ये भी अगर हो जाए तो अच्छी है, कि अगर GST बढ़ाने की बजाय और इस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जो है वो फोकस करने की बजाय अगर गवर्नमेंट उस तरफ चला जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दो चीज़ें उन्होंने एक इशारा दिया, उन्होंने कहा कि इसकी डिटेल जो है वो तो बजट में आएगी, लेकिन एक एग्जाम्पशन की हमने उनसे बात की थी कि इसमें 3,900 अरब रुपए की अभी भी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी की मद में छूट है। तो क्या आप इस पे जो है वो बड़ा जो है वो कट लगाने जाएंगे कि ये जो गैर जरूरी एग्जाम्पशंस है, इसमें बहुत सारी, वही जो पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि ज्यादातर वो लोग हैं अशराफिया जिसको हम जानते हैं, उनको जो है वो एग्जाम्पशंस जो है वो इसमें दी गई हैं। तो उनका ये कहना था कि आप ये कल देखेंगे कि यानी कि उनका इशारा था कि हम बड़े पैमाने पे एग्जाम्पशंस को है जो विड्रॉ करेंगे। अच्छा, अगर तो ये एग्जाम्पशंस की विड्रॉल का जो रुझान है उस तरफ हो, जो एलीट क्लास है जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर ये हेल्दी साइन होगा इकोनॉमी के लिए भी, रेवेन्यू के लिए भी और आवाम के लिए होगा कि ये कैसे होता है। अगर अच्छा, ये जो है वो जी अंसारी साहब, आपने डेट सर्विसिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उठाया। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आई रिमेंबर जब उन्होंने पहली एक बाकायदा हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी आके कहा जी बड़े कर्जे लिए गए हैं, हमारे तो इतने पैसे आते नहीं हैं जितना हम कर्जों की मद में सूद में चले जाते हैं, और हम इसको रिव्यू करेंगे, रिविजिट करेंगे। फिर इसी तरह जो पावर प्लांट्स उस वक्त लगे थे कि जी बड़े महंगी टर्म्स पे लगाए गए हैं, हम उनके साथ रीनिगोशिएट करेंगे। कुछ हद तक किया भी, उस पर डेवलपमेंट हुई भी थी कुछ हद तक। फिर उसके बाद जब ये PDM की गवर्नमेंट आई, इसने भी कुछ ऐसी बातें की, अब भी दोबारा। तो क्या गवर्नमेंट किसी किस्म के डेट सर्विसिंग के अंदर रिव्यू पे जा सकती है? क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? हम जैसे चीन से बात कर लें, या हम दीगर जो मालियाती इदारे हैं जिनके कर्जे हमने देने हैं, कि ये डेट सर्विसिंग की मद में जितने पैसे पाकिस्तान में जा रहे हैं, चूंकि जितने नेशनल डिजास्टर्स का पाकिस्तान शिकार हुआ, इंक्लूडिंग सैलाब या क्लाइमेट चेंज, उस पर गवर्नमेंट, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स या हुकूमतों ने सपोर्ट के वादे तो किए, लेकिन पाकिस्तान को कुछ मिला नहीं, और पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया है। दहशतगर्दी को भी इसमें शामिल कर लें, कोई ऑप्शंस हैं इस बारे में? फाइनेंस मिनिस्टर के माइंड में है कुछ? देखें, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा था कि जो अगले साल माली साल की जो पेमेंट्स है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसकी डिटेल तो डेफिनेटली उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने कहा था कि जब बजट पेश हो जाएगा और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जो है वो डिटेल हम इसकी देंगे। और जहाँ तक आपने बात की है कि कर्जे जो है वो रीशेड्यूल करवाने के या रोल ओवर करवाने की, उसमें देखें IMF के सारे रास्ते जो हैं ये IMF के जरिए ही और IMF से होकर ही गुजरते हैं। IMF ने ही हमें कहा है कि सऊदी अरब से अपना कर्जा, UAE से अपना कर्जा, चीन से अपना कर्जा जो है वो रोल ओवर हम करवाएं। कुछ हमने करवाए भी हैं, कुछ हम करवाने जा भी रहे हैं। जैसे UAE को हम जो है वो
शायद जो है वो अगले 1-2 दिन में हम प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई लेटर बाज़ाब्ता तौर पर लिख भी दें कि यूएई से भी हम अपना कर्जा जो है वो रोल ओवर करवा लेंगे। और अभी जो चाइना का विजिट हुआ है उसमें भी इस पर जो है वो बड़ी बातचीत हुई है, क्योंकि आईपीपीज की हमने बहुत बड़ी जो है वो पेमेंट्स हमने उनको देनी है, उस पर चाइनीज जो है वो नाराज भी थे, तो उस पर भी कुछ जो है वो थोड़ी जो हमारे जराये बताते हैं कि मस्बत जो है पेशरफ्त हुई है। और इसी तरह यानी इरशाद अंसारी साहब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो आइंदा माली साल का हमारा बजट है, हुकूमत कर्ज अदायगी के क्या अहदाफ जो है फिर मुकर्रर करती है इसमें? जी देखिए, उसमें मैंने आपको बताया 9,700 के लगभग जो हमारे ज़राए ने बताया कि वो इसकी जो है वो एलोकेशन है, एस्टिमेट किया जा रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी भी आप देखें कि जब तक हम रूट काज की तरफ नहीं जाएंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें सबसे जो ज़रूरी करने का काम है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम स्टेक होल्डर्स को, बेशक पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, उनको जो है वो कम से कम इकोनॉमी की हद तक जो है वो एक पेज पे आना पड़ेगा। आज भी अगर आप देखें तो आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो आज भी जो पॉलिटिक्स हो रही है उसका जो दारोमदार है, उसका जो महवर है वो इकोनॉमी है। कल आप देखें कि पीपल्स पार्टी को अगर आप देख लें तो पीपल्स पार्टी ने एक तरफ इजलास किया और बड़ा सख्त स्टांस लिया बिलावल भुट्टो ने कि जी गवर्नमेंट जो है वो हमें एतमाद में नहीं ले रही और हम जो है वो एहतजाज करेंगे और IMF की शराइत पे जो है हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी की जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि मुआशी अहदाफ के असूल में हम जो है वो आपके साथ तावन करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना होगा कि आप कम से कम इकोनॉमी पे आप एक हो जाएं, आप पॉलिटिक्स ना करें, ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए आप फॉरवर्ड जो है वो तलाश करें। लास्ट मिनट है जरा, तो लास्ट मिनट में इसको जरा समअप करते हुए कोई इनसाइडर और ऐसा कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी आवाम के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास हो, एनीथिंग दैट यू लाइक टू ऐड जिससे मजीद कुछ हेल्प हो? लोग बेचारे तो ओब्वियसली हम आप उसमें शामिल है वैसे तनख्वाहदार तबका, तो कुछ आप और ऐड कर सके जाते जाते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तनख्वाहदार तबके के लिए भी वो कह रहे हैं कि इनकी जो टैक्स की स्लैब्स कम करें और रेशो बढ़ाएं। अगर वो रुक जाए तो वो बड़ा रिलीफ होगा तनख्वाहदार के लिए। दूसरा इसका होता है कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें, वो कैबिनेट के इजलास में फैसला होना है। जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। और कल आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने यही कहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब भी आती है तो उनका जो फोकस होता है वो एम्प्लॉइज को फोकस करते हैं, सरकारी मुलाजमिन को, और सरकारी मुलाजमिन उनके दौर में खुश होते हैं। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती है तो वो प्रो बिजनेस होती है, तो उसमें वो बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस को फ्लोरिश करने की तरफ जो है वो तवज्जो देते हैं। वो सरकारी मुलाजिम इतने खुश होते हैं कि इदारों में भर दिए जाते हैं और फिर इदारों का हाल PIA या PTV जैसा हो जाता है। अच्छा, मुख्तसर FDIs के हवाले से कोई हदफ बताया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान कहां से सीख करने की कोशिश कर रहा है या हो सकता है इस फिस्कल ईयर में कोई एम्स हैं, हमारे टारगेट्स हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने ये अहदाफ तो नहीं बताया कि हम क्या वो करने जाने, उसमें उन्होंने यही बताया था एक इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशो, वो उन्होंने कहा वो 14.1% गालिबन उन्होंने हदफ मुकर्रर किया है अगले माली साल का। और दूसरा उनका ये था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये बजट होगा और FDI को इसमें जो है वो फरोग दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सरमायाकारी पाकिस्तान में आए। उनका ये था और यही वे फॉरवर्ड है कि खाली आप रेवेन्यू जनरेशन पे नहीं आप जा सकते, इसके साथ साथ आपको FDI बढ़ानी होगी और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी और तरसीलात ज़र बढ़ाने होंगे। तो फिर ही आप जो है वो इन मसाइल से निकल सकते हैं। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर मुल्क में पैदा करना है जिससे FDI आए, आई मीन भागे पहले है। आप इन्वेस्टर अगर डोमेस्टिक या लोकल इन्वेस्टर ही परेशान रहेगा तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्या ट्रस्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोकल इन्वेस्टर ब्रिज करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी साहब, आपने अपनी खबरें भी और अपना तजिया भी हमारे सामने रखा। हम इकोनॉमी पे बात कर रहे थे, हमने कोशिश की मुफस्सिल बात करें, कल भी करेंगे जब बजट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि मुल्क के लिए और आवाम के लिए कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी हुई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आपको पता है ईद कुर्बान में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। हम आपको अहवाल बताते रहते हैं गाहे बगाहे अपने शो में मवेशी मंडियों का। आज भी कुछ बात कर लेते हैं। आवाम का रश बढ़ रहा है, खरीदार जो हैं वो मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। ऐसे में जो व्यापारी और खरीदारों के दरमियान बहस और तकरार है वो जारी है, जबकि खरीदार हर हाल में कुर्बानी के लिए दूसरे खरीदार से खूबसूरत और हैवी वेट जानवर के लिए ख्वाहिशमंद
सेहतमंद भी हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त मंडियों में, कहाँ कहाँ मंडियाँ लगी हैं, ये अपडेट हम ले लेते हैं। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजाल, कहिएगा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ लाहौर में मंडियाँ लगी हैं और मंडियों की सूरत हाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर ज़िला की तरह लाहौर में भी जो मंडी मवेशियाँ वो लगाई जा चुकी हैं। इसलिए इंतजामिया की तरफ से शाहपुर कांजा समेत सरकारी तौर पर 7 मंडियों का इनकार किया गया है, जबकि दफ़ा 147 का नफाज करके जो गैर कानूनी मंडी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब तक जो है वो 7 से ज़ायद मंडियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जानवरों को मखसूस एरिया में मुंतकिल कर दिया गया है। जहाँ तक बात रही सरकारी मंडियों की, तो सरकारी मंडियों में जो है ज़िला इंतजामिया की तरफ से गो के मुतअद्दिद जो है इंतजाम जो उससे रिलेटेड थे किए गए, जहाँ लाइट है, घास है और टेंट और दीगर सहूलतें फराहम की गई। लेकिन इसके बावजूद व्यापारी जो है वो इस जो है फुकदान के हवाले से जो है तफज़ाल का इज़हार करते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि चूँकि हुकूमत की तरफ से नो प्रॉफिट नो लॉस पर सरकारी मंडी तो लगाई गई है, लेकिन यहाँ सहूलतों का जो है फुकदान है। तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर से बात हुई। उनका कहना है कि उन्होंने मुतलका अदारों को हदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम जो मुतलका मंडियाँ वहाँ पर जो भी बुनियादी सहूलतें हैं वो व्यापारियों को फराहम करें। जहाँ तक रही यहाँ जानवरों की बात है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की सगियाँ पुल पर जो मंडी मवेशी हैं, यहाँ पर छोटे बड़े जानवर और ऊँटों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन खरीदारों के हवाले से जो भी कमी देखने में आ रही है, जिसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि चूँकि अभी ईद को 6 रोज़ बाकी हैं, जिसकी वजह से लोग अभी कम देखने में आए। लेकिन भाव तौर के हवाले से बात तो गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो जानवरों की कीमत में 2 से 2.5 बल्कि 3 गुना तक इजाफा देखने में आ रहा है। तो इस हवाले से जो कुर्बानी के जानवर करने के लिए जो सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद हैं, उनके लिए ये वाकई हैरानगी की वाकई हैरानगी की बात हमारे लिए भी अफजाल भाई, और बड़ी धूप में आप खड़े हैं। खैर, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और रिपोर्टेडली गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं कस्टमर्स, और दूसरा बड़ी वजह जो महंगाई की गर्मी है ना, वो भी बड़ा तंग करी है लोगों को। खैर, हमने आपको अपडेट दी है, लाहौर की अपडेट है, बाकी स्टेशन से हम ऑफ एंड ऑन आपको आगाह करते ही रहते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। जाइए मंडी में, हमें भी बताइए क्या कीमतें हैं, सोशल मीडिया पे बता दीजिएगा। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज हुआ चाहता है। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े हैं और अब हम आपको एक बहुत जबरदस्त सेगमेंट दिखाते हैं। जी हाँ, निकले तेरी तलाश में अब आज बात हो रही है नामवर मुसन्निफ शफीकुर रहमान के बारे में। क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर संतार साहब बैठे हुए हैं। शफीकुर रहमान के साथ इनकी जो यादों का सिलसिला है वो बहुत ही कमाल है। खतूत जो हैं शफीक साहब के बनाम तार साहब और उनके जो खतूत वो भी शाया हुए, और शफीक साहब के साथ एक ख़ानदानी मरासिम फैमिली का एक ताल्लुक़ रहा। शफीक साहब इतने बड़े आदमी हैं कि बहुत, जब मैंने शफीक साहब को पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिन चीज़ों को मैं ज़रबुल इमसाल ये समझता था कि ये कोई कल्चरल चीज़ें हैं और सदियों से आ रही हैं, ये उनकी ईजाद करदा उनकी किताबों में से मुझे मिली कि बेसिकली सोर्स जो है वो उनकी किताब है। तो इतने बड़े अदीब शफीक साहब के साथ सर आपका ताल्लुक़ तकरीबन हम कह सकते हैं कि 5 दहाइयों या 4 दहाइयों तक कम अज़ कम। जी हाँ, क्योंकि मैं 16 नहीं 18 बरस का था जब इंग्लैंड में मैंने उनको पहला फैन लेटर लिखा। अच्छा। हाँ, और उन्होंने उसका जवाब दिया था। अच्छा। और मुझे याद है कि मेरी लैंड लेडी ने जब वो ख़त मेरे सामने रखा तो कहने लगे कि वो कहती है, यंग मैन, देयर इज सम लेडी हु इज़ राइटिंग सच ब्यूटीफुल लेटर्स टू यू। अच्छा, मैंने कहा लेडी कौन सी आ गई भाई, क्योंकि हमेशा वो नीले रंग का लिफाफा उसी किस्म का लेटर पैड इस्तेमाल करते और बड़ी उनकी निस्वानी हैंड राइटिंग थी। तो शी थॉट कि ये किसी खातून की जानब से। तो बाहर तो वो एक्सचेंज खतूत वगैरह होते रहे, मैं अभी लिखने पढ़ने की तरफ आया ही नहीं था। तो फाइनली जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ अदब वगैरह का, तो पहली किताब जो है मेरी निकले तेरी तलाश में, उसके लिए 3 नाम ज़ेर गौर थे। एक तो जाइयो बदेस था, एक निकले तेरी तलाश में था, और एक और शायद दियारे गैर समथिंग था। तो वो मैंने भेजे थे शफीक साहब को। शफीक साहब ने फाइनलाइज किया था निकले तेरी तलाश में। ओके। इसीलिए उनका एक छोटा सा उसमें फ्लैप भी उनसे लिखवाया मैंने। और वो अब मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ से मैं आगाज़ करूँ। मुख्तसर ये कि जब भी मैं इस्लामाबाद जाता था हमेशा शफीक साहब के साथ, और खाना अक्सर खाता था उनके साथ, और मुझे याद है कि बहुत खुश खुराक थे। और
हर लंच के ऊपर दही का एक कूंडा बकायदा वो स्पेशली तैयार करते थे, वो ज़रूर खाते थे। और उसके बाद उनके पास एक संदूक था बड़ा सारा, उसमें पुराने मखसूते और ख़त और पुरानी यादें जितनी भी हैं कि ये ऐन थी वो उसमें बरसाती मेरा फेवरेट, बल्कि मैंने एक जगह कहा है कि निकले तेरी तलाश में कि माँ जो है बरसाती, मैं इतना इंस्पायर हुआ था उसके साथ। और वो फिर बाद में मोहम्मद खालिद अख्तर ने लिखा भी कि शफीक रहमान से मुतासिर हुए हैं और बहुत अच्छे मुतासर हुए हैं। तो वो मेरे इमोशन इस हवाले से, तो फैमिली के साथ भी जाता था। तो उनका ये सिलसिला था कि भाई मसन बेटी नहीं थी उनकी, तो बेटी को बहुत मिस करते थे। मेरी बेटी कुर्रतुलैन, तो उसको बेटियों की तरह वो चाहते थे उसके साथ। मतलब है कि वो जब हम जाते थे तो बाकियों को भूल जाते थे, उसके साथ बातें करते थे। और जब वो FSA के बाद किंग एडवर्ड कॉलेज में दाखिल हुई तो सबसे ज़्यादा खुशी शफीक साहब को, क्योंकि वो भी KE के पढ़े हुए थे और उन्होंने एनी को खुसूसी तौर पे अपने फर्स्ट ईयर के जो नोट्स उन्होंने संभाले हुए थे वो तोहफे के तौर पे भेजे। तो ये आप देखें कि कितना। इसी तरह सुमैर जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में गया तो मेरे तीनों बच्चों के पास शफीक साहब के पूरे सेट साइंड उनके नाम के, मतलब इतना ज़्यादा वो उनसे, और हमेशा पूछते थे कोई और किताब रह तो नहीं गई, सुमैर सलजूक वगैरह वगैरह। तो सुमैर को उन्होंने अपनी ड्राइंग बुक्स पढ़ी, क्योंकि वो ड्राइंग भी करते थे बहुत सारे उनके। बहुत कम लोग जानते हैं कि शफीक साहब खड़े होकर लिखते थे, ही नेवर सैट डाउन। अच्छा। उन्होंने एक रोस्ट्रम बनवाया जिससे तकरीर वाला नहीं होता, तो अपना छोटा सा कमरा था अलग जहाँ पे टीवी लगा हुआ था और चीज़ें, और वो उस रोस्ट्रम के ऊपर खड़े होके, इट्स अमेजिंग, हमें तो बैठने की आदत है। तमाम किताबें खड़े होकर लिखी हुई। जी जी, बाकियों का नहीं मुझे पता, लेकिन बाकी जो मेरे सामने जो कुछ उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा जी यहाँ पे आप खड़े होकर खुद ही तकरीरें करते कहते नहीं, ये लिखने के लिए उस कमरे में उस तरह का मेज़ कुर्सी नहीं था लिखने वाला। तो शफीक साहब की, अब चाइना में गया तो मैंने कहा कि जी सर वो चाइना जाना, तो वहाँ की कोई बारे में कुछ बताएं क्या करना है। कहेंगे लूमड़ पुलाव ना खाइएगा। मैंने कहा जी लूमड़ पुलाव क्या हो? कहेंगे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम गए, वहाँ पे बर्मा में थे या पता नहीं, तो एक जगह पुलाव खाया, बड़ा मज़ा आया, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये लूमड़ पुलाव। अच्छा, तो बहरहाल इस किस्म की सिलसिले। अब बाकी सारी उनकी हयात, ट्रेजिक फिगर, और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ कुदरत ने किया, और मैं भी उनके गम में शरीक तो होना चाहा लेकिन हो नहीं सका, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। लेकिन शफीक साहब की जो थी ना पॉपुलैरिटी, किरने उन्होंने KE में जब वो पढ़ते थे तब लिखी, और वो एक हिट किताब थी। मैंने शफीक साहब की ऑब्वियसली जो कुछ उन्होंने लिखा वो सारा कुछ पढ़ा, और हम आते हैं और मज़ीद हम आते हैं तो मेरे ख्याल दर्जनों बार। एक और उन्होंने मुझे सबक दिया, उसमें एक मजमून था शैतान और मौसम बहार। तो उसमें शैतान जा रहा है साइकिल पे, करेक्टर है जी जी, और उसकी तस्वीरें भी मुझे दिखाई कि ये शैतान है, ये मकसूद घोड़ा है, ये ऐन है, ये फलां है। वो सब ओरिजिनल किरदार थे जिनको उन्होंने फिक्शनलाइज किया हुआ। तो वो जा रहा है तो वो गिर जाता है, तो उसके बाद लिखा हुआ था कि वो अपनी ऐनक ढूंढता रहा। तो मैं क्योंकि बहुत बारीकी से पढ़ता था, तो मैंने शफीक साहब से कहा, मैंने कहा शफीक साहब वो शुरू में आपने लिखा है कि शैतान ने ऐनक नहीं पहनी हुई थी उस रोज़, तो बाद में वो आपने ये लिखा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने देखो लिटरेचर को अगर इंजॉय करना ना तो इतने क्रिटिकल नहीं होते कि उसमें आप गलतियां तलाश करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स लिखते हैं, उसमें कहीं कोई ना कोई चीज़ इधर उधर हो जाती। तो ही वॉज वेरी राइट। अच्छा, पॉपुलैरिटी के हवाले से मैं ये अर्ज करूँ कि मतलब है कि यूसुफी साहब ने भी यही कहा कि जी आप, उनका जी शफीक रहमान साहब,
कौन बंदा है जो अपना मिजाज निगार है जो ये इनकार कर सके कि वो शफीक साहब से मुख्तसर फिक्रा लिखना और इम्पैक्ट उसका, और ये नहीं है कि मतलब कि मुख्तसर फिक्रा है तो उसमें कोई माने बिना नहीं है। अब नीली झील आम सी कहानी लगती है, अब भी आप पढ़ें तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक आपको देती। इस तरह और मैं तो सब कहानियाँ यहाँ बयान कर सकता हूँ। तो शफीक साहब की बहुत सारी मुख्तलिफ आदतें, मतलब हम गए एंड एट दैट टाइम ही वॉज ऑलमोस्ट मेरा 80 होंगे, तो वो बरामदा था उसमें पुशअप्स कर रहे थे 80, लेकिन जो जॉगर्स पहने हुए थे उनके तस्मे खुले थे, क्योंकि उन दिनों खुले तस्मे करवाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल वो सारा। और सैटरडे की शाम को वो और कर्नल साहब बाकायदा ड्रेसअप होके पुराने अंग्रेज़ों की तरह पिंडी क्लब जाया करते थे। सर ये जो मकसूद घोड़ा और शैतान और कमाल किरदार हैं, ये किरदार जो हैं इनके बारे में आपने कहा कि असली भी हैं और इनकी तस्वीर भी आपने देखी, ये कहीं पब्लिश हुई या मतलब? नहीं, वो उनका जो सूटकेस था ना, बड़ा बॉक्स, बड़े बेटे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, बड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे। छोटा बेटा उनके ख़ानदान में कोई सुसाइडिकल कोई ऐसा था जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गया। लास्ट टाइम उनके मैं घर गया तो उनकी बेगम वो भी बहुत मेहरबान थी मुझ पे, और वो अकेले बैठे हुए थे और वो बेटा जो है वो यूँ करके, तो वो पता नहीं आपने क्या पूछा मुझे वहाँ। मैंने मकसूद घोड़ा और उनकी जो किरदार थे तस्वीर तो दिखाई। वो जो संदूक थे, आई डोंट नो कि उनकी, क्योंकि उनका एक ही बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे हयाती दे, वो लंदन में, तो शायद उनके पास हो या क्या हो, तो वो शाया नहीं हुई। लेकिन एक बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम लोग तो जाली पॉपुलर, मीडिया हमारी पुष्ट पे है, हम मशहूर हैं क्योंकि फेस देख लेते हैं सारा। शफीक साहब जेन्युइन दिलों में बसने वाला एक अदीब था, और मतलब है कि मुझे मालूम है कि लाहौर के कई गर्ल्स हॉस्टलों में जो लड़कियां थीं वो बुलंद आवाज़ से रोती रहीं जब उनकी डेथ की खबर आई। दे डिडंट नो हिम, दे हैड नेवर सीन हिम। आमिर खान इंडिया वाले जब वापस आए यहाँ पे कराची कहीं आए, तो उनसे पूछा गया कि जी आप उर्दू कर रहे हैं, उर्दू नहीं मुझे आती, तो इसका मतलब कि आप उर्दू लिटरेचर से वाकिफ़ नहीं? कहने लगे नहीं, मेरी एक फूफी हैं, मुझे शफीक और रहमान साहब की कहानियाँ वो सुनाया करती थी, वो मुझे बड़ी पसंद। चुनाचे उनकी जो डेथ थी ना पॉपुलैरिटी की, वो अनपैरेलल्ड थी, और किसी शख्स के नसीब में, अच्छा अगेन बहुत सारे कि जी ये लाइट है, ये है, वो है, जिस तरह कहते हैं ना जी फलां, ये तो बच्चों की शायरी और बच्चों का वगैरह वगैरह। अब जब वो तंज़ो मिज़ाज पे आते थे तो तुझके नादरी जैसा किसी ने आज तक पीस नहीं लिखा, और उसमें जो हिंदुस्तान पे, मैं वो बयान कर देता हूँ वैसे ही ताकि आपको जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो उसके नादरी आप पढ़ें, और उसमें जो उर्दू है वो मुकफ़ा और मुसज्जा वो भी लिख सकते, ये नहीं कि वो नहीं लिख सकते। तो उसमें नादिर शाह साहब जनाब बैठे हुए हैं तख्त पे, और वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान पे हमला करना है, लेकिन वो जो तालिब इल्म होते हैं उनके निसाब में होता है ना कि नादिर शाह के हमले के वजूहात बयान करो, तो उनकी आसानी के लिए कोई वजूहात वगैरह हम पहले तख्लीक कर लें, फिर हमला करेंगे। तो वो उनमें एक शायद उल्लू शनास है उनका वज़ीर, वो कहते सर इसमें जो है ना कि बहुत जो हमारे पास वजह बन सकती है कि जो हिंदुस्तानी मौसीकार हैं ये बड़े बदतमीज़, ये जब तबला बजाते हैं तो उसके साथ कहते हैं नादरदीम नादरदीम नादरदीम, तो ये नादिर शाह के ख़िलाफ़ कहेंगे भाई ये तो बड़ा अच्छा है, और कोई वजह? उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि वो नादिर शहनशाह की एक फूफी वहाँ पे, और बाद में बड़े अरसे से फूफी से मुलाकात नहीं है, फूफी से मुलाकात करना चाह,
लेकिन फाइनली जो उल्लू शनास करता है ना, जो वजह बयान कर दो, वो कहता है यूं भी हिंदुस्तान पर एक अरसे से हमला नहीं हुआ। बात खत्म। ये शफीक रहमान। वाह वाह वाह। अगले हफ्ते फिर किसी मौजू के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब जिस शख्सियत से, जिस आदमी से, जिस पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात हमने करवानी है, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। कहाँ पे किया और कैसे किया, थोड़ी डिटेल आपको बताते हैं। ये फ़ख्र पाकिस्तान है, कला अब्दुल्ला से इनका ताल्लुक़ है। ये बड़ा हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। और जब भी बलोचिस्तान का जिक्र आता है ना, और वहाँ से कोई यूथ उठकर सामने आए और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करे, तो हमें मज़ीद अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा महरूम सूबा है, हमारा बैकवर्ड सूबा है समाओ बहुत से मामलात को लेकर। असरार खान काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यूनियन सदर मुंतखब हुए हैं। कला अब्दुल्ला से इनका ताल्लुक़ है और इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मजमूई तौर पर ये तीसरे पाकिस्तानी हैं इस यूनियन में तकरीर करने से सदर बनने तक। और ये जो पूरा जर्नी था इनका, ये किस तरह से रहा, एक तो हमने इस पे बात करनी है, और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो कौन सी सलाहियतें हैं जो इंसान को यहाँ तक लेके आती हैं। दुनिया की बेहतरीन दरसगाह में आप उसकी यूनियन के प्रेसिडेंट बनते हैं, ये कैसे होता है। ये पहले साबिक जो हमारी वज़ीर आज़म है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में बच जाने वाले अहमद नवाज़, वो भी हमारे एक्सप्रेसो में आए थे, वो ये सदारत कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है और ये इसरार को मिला है। इस पर हमने बात करनी है और इस वक्त इसरार लाइव हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इसरार, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ का कि मुझे यहाँ पे आज बुलाया है, और आप दोनों का। आप लाइए इसरार। इसरार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कला अब्दुल्ला का एक स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचा, और एक ऐसी यूनियन जिसका वो सदर बना, बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है इस ओहदे पर बैठना। जी थैंक यू। देखिए बिल्कुल मेरा ताल्लुक कला अब्दुल्ला से है, और मेरी जर्नी ये एक दिन की जर्नी नहीं है, सालों का मेहनत और माँ बाप की दुआएं और फैमिली की सपोर्ट। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती कला अब्दुल्ला, वहाँ से ही मैं पढ़ा हूँ, और उसके बाद ही मैं एबटाबाद और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर स्कूलिंग मैंने की है, वो भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की सपोर्ट और स्कॉलरशिप से। साथ ही मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल स्कॉलरशिप मिली यूएस जाने के लिए, और उसके बाद मैं गया यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन, पार्शल स्कॉलरशिप फिर मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मिली। अंडरग्रेड करने के बाद मैंने बारेट लॉ किया लिंकन इन से, वो भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और उसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड मैंने पीएचडी के लिए ज्वाइन कर लिया था। तो ऑक्सफोर्ड यूनियन में तो मैं 3 साल से इन्वॉल्व हूँ, और ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है वो एक बहुत ही अजीम इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, 1823 में बनी है। तो मेरी जो जर्नी वहाँ की है, आई स्टार्टेड इट एज अ स्मॉल पोजीशंस, जो कमेटी की पोजीशंस थी, उसके बाद मल्टीपल इलेक्शंस लड़े, काफ़ी इलेक्शंस हारा भी, but I never gave up, और over the years I established my positions over there। वहाँ की ही जो एक इंग्लिश अरिस्टोक्रेसी थी उसके खिलाफ मैं लड़ा हूँ मल्टीपल टाइम्स, और काफ़ी हमारे डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी थी। तो इस बार मैंने बड़ी एक ज़बरदस्त टीम बनाई, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और जो मेरी करंट ओपोनेंट थी वो वाइस प्रेसिडेंट रही ऑक्सफोर्ड यूनियन की, और वहाँ की ही एक अरिस्टोक्रेटिक और एलीट क्लास से ही ताल्लुक था उनका, जिनकी 3 जनरेशंस गए थे ऑक्सफोर्ड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस को चैलेंज का सामना किया और एक अच्छी कैंपेन चलाई, काफ़ी चैलेंजिंग कैंपेन थी, लेकिन माशाल्लाह एक भारी अक्सरियत से हम जीते। ग्रेट ग्रेट। उस कैंपेन के की पॉइंट्स क्या थे जिसकी बेस पे आपने ये कैंपेन चलाई और लोगों ने, स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट किया उसको? देखिए कैंपेन के 3 पहलू थे। पहले तो जिस टीम के खिलाफ हम थे वो वहाँ पे रही है हमेशा से, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनियन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रिटेन के पिछले 14 प्राइम मिनिस्टर्स किसी न किसी कैपेसिटी में ऑक्सफोर्ड यूनियन का हिस्सा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनियन से ही वहाँ पे जो उनकी एस्टेब्लिश्ड क्लास है ट्रेन हो के आगे ब्रिटिश पॉलिटिक्स में ही जाती है। तो वो जब स्कूल्स में ही होते हैं, पहले से उन्होंने सोचा होता है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन ज्वाइन करना है और उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स करनी है। मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरा यह तस्वुर नहीं था कि मैं इसकी किसी पोजीशंस में जाऊंगा, लेकिन फिर भी जो मैंने ओवर द ईयर्स देखा और इनकी ही साथ ही मैंने लोगों को अपने साथ मिलाया, बहुत ही अच्छी टीम बनाई अपने, और अपने विजन इस तरह रखे जो बड़े इंक्लूसिव और डाइवर्स थे, और साथ में जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग जो ऑक्सफोर्ड यूनियन का हिस्सा था
उनको मिलाकर हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी कैंपेन टीम चलाई, जिसमें हमारी टीम काफी बड़ी, मैंने 37 लोग अपने साथ लगाए। तो इस सारी कैंपेन में, इस सारे सफर में मुश्किलात या चैलेंजेस कौन कौन से आपको जो थे फेस करने पड़े मेजर? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज स्पेस बनाना, ऐसी जगह में स्पेस बनाना जहाँ पे मेरे जैसे लोग जो एक नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से, जिनकी कोई यहाँ पे 3 जनरेशन ऑफ फैमिली नहीं पड़ी, जिनकी ऑलरेडी एक नेचुरल बायस हो जिनके खिलाफ, वो स्पेस बनाना बड़ा मुश्किल था। पिछले 2 साल से मेरे जैसे लोगों के खिलाफ बड़ा वहाँ पे कैंपेन चला कि हमारे लिए स्पेस देने की जगह नहीं थी। वहाँ पे एक एलीट एस्टेब्लिशमेंट थी जो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मेरे जैसे लोग आए, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए आई रिलाइड ऑन द सपोर्ट ऑफ द पीपल, द मेंबर्स, मोबिलाइजेशन की, मेंबर्स की मोबिलाइजेशन इस तरह की कि उनके साथ 3 साल गुजार के पर्सनल रिलेशनशिप बनाए, फाउंडेशनल ब्रिजेस बनाए, शॉर्ट टर्म कोई यहाँ पे मैंने शॉर्टकट नहीं लिया, मैंने 3 साल लेके ऑर्गेनिक रिलेशंस बनाए लोगों के साथ, और जब वोट के दिन आए हुई ऑर्गेनिक रिलेशंस पे फिर लोगों को निकाला मैंने। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पिरेशनल। अच्छा, थोड़ा सा वापस कला अब्दुल्ला चलते हैं। वो छोटा सा बच्चा जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद टाट पे बैठ के पढ़ता था, सरकारी स्कूल में भी पढ़ा है, कभी उसने सोचा था कि ऑक्सफोर्ड जाएगा, और जाएगा तो ऑक्सफोर्ड यूनियन को हेड करेगा? थोड़ा सा बचपन के बारे में हमें बताइए। और लोग तो कहते होंगे कि छोड़ो, तुम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता तुमसे, या आपके वालिदैन का क्या रोल रहा है इसमें? ज़रा हमें बचपन के हवाले से कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मेरी जर्नी टाट स्कूल से ही शुरू होती है और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा हूँ। देखिए, किला अब्दुल्ला में या उसके बाद पाकिस्तान जनरली जब मैं स्कूल में था, मेरा कभी भी ये तस्वुर नहीं था कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगा या फिर ऑक्सफोर्ड यूनियन का हिस्सा रहूंगा और ऑक्सफोर्ड यूनियन की किसी पोजीशंस पे आऊंगा। हाँ, ज़रूर मैंने तकरीर देखे थे, ख्वाहिश ज़रूर थी, इंस्पिरेशन ज़रूर थी, लेकिन ये कभी भी मेरा तस्वुर नहीं था। तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आई थिंक जो मेन की पॉइंट ऑफ सक्सेस थी वो फैमिली की सपोर्ट, मेरे सिबलिंग्स की सपोर्ट, जिन्होंने हमेशा अपनी तरफ अपने आप पे खर्चा नहीं किया, लेकिन हमारी एजुकेशन पे जो भी इनकम आती थी सारी एजुकेशन पे लगाई, और हमेशा ये कहते रहे कि डजंट मैटर व्हाट वी डू एज लॉन्ग एज हम एजुकेशन पे फोकस करें। तो यही उनकी हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी। तो हम लोगों ने भी जो मेरी तरफ से मेरी जो कोशिश थी वो मेहनत काफ़ी की और डिटर्मिनेशन काफ़ी की। और ये किला अब्दुल्ला या बलोचिस्तान जनरली वहाँ पे टैलेंट बहुत है। मैं तो एक ऑर्डिनरी बंदा। हम क्या फ्यूचर में आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव देखें या ब्रिटेन पॉलिटिक्स में एक्टिव देखें? क्योंकि कल्चर तो आप वहाँ का ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, उस कल्चर के अंदर आपकी पॉलिटिक्स पनप रही है। दो के एक यूनिवर्सल नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स जो आप ऑक्सफोर्ड में यू माइट हैव बीन हैविंग। तो हम क्या देखें फ्यूचर में लेके, आपके क्या प्लान्स हैं? नहीं, देखिए, एक तो फ्यूचर में इंशाल्लाह जो एक किस्मत में लिखा होगा उसी के मुताबिक देखेंगे। मेरी जो लॉन्ग टर्म प्लान है, मेरी PhD लॉ में है। मैंने बार एट लॉ भी किया है कि मैंने पाकिस्तान अगर आया भी तो लॉ एंड जस्टिस साइड पे ही मैंने काम करना है इंशाल्लाह, नॉट नेसेसरली द पॉलिटिक्स साइड ऑफ थिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान में एक नाउमीदी है कि पॉलिटिक्स में स्पेस बनाना बड़ा मुश्किल है। ब्रिटेन में इवन दो किला अब्दुल्ला से मैं अगर गया हूँ, मुझे यहाँ तक मेहनत के बाद मुझे स्पेस मिली है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यंग लोगों के लिए वो स्पेस बहुत कम है, बहुत डिसएंगेजमेंट है अगर लोग चाहते भी है, लेकिन होपफुली देखेंगे। वी शुड बी होपफुल। अगर पाकिस्तान में स्पेस मिली तो जरूर ज्वाइन करेंगे जहाँ पे मौका मिले खिदमत करने का। जरूर। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से इसरार खान, आपको हमारे साथ मौजूद थे सदर ऑक्सफोर्ड यूनियन इसरार खान, बलोचिस्तान से ताल्लुक। दो एक्सट्रीम्स है ना, एक तरफ करंट लीडरशिप है बलोचिस्तान की जो कि अल्लाह माशाल्लाह है, उनसे कभी आप बात करें, थोड़ा सा विजन डिस्कस करें, आप मायूस हुए बिना नहीं रह पाएंगे कि इन लोगों को क्या पता है बलोचिस्तान जो इतना जबरदस्त इलाका है, इतना जबरदस्त सूबा, ये कैसे सोचते हैं। जो साहिब इख्तियार है उसमें सभी शामिल हैं, और एक तरफ इसरार काकड़ जैसे लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनियन को हेड करें, वो भी उसी बलोचिस्तान से। बिल्कुल एक्सट्रीम। एक्सप्रेसो में वक्त एक ब्रेक। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। आगाज में हमने बात की थी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली कामयाबी जो हासिल की, कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने कनाडा के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और कनाडा ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 106 रन बनाए।
बिल्कुल 106 रन बनाए और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उसको चेस कर लिया। हमारे साथ अहमद नजीब मौजूद हैं, उनसे ज़रा कल के मैच पे भी बात करते हैं, पाकिस्तान के स्लो रन रेट की भी बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान के, उसको तकरीबन 14 ओवर्स के अंदर हासिल करे, नहीं किया, टारगेटेड गेम नहीं की। कल भी ऐसा ही लगा कि बड़ा सुस्त और जैसे 107 खुद ही चेस हो गया, चल के आ गया उनके पास। अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल देखा मैच आपने? जी बिल्कुल देखा है कल का मैच, और बस ये है कि यही कहूंगा इन अ शॉर्ट के लो स्किल टीम, और इस वक्त जो टीम में लीडिंग जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो मुल्क से ज्यादा पैसे के लिए खेल रहे हैं। उनकी हर वक्त नजर कहां से पैसा आ जाएगा, किस लीग में खेलूंगा, मुझे कितने डॉलर्स मिलेंगे। जब प्रायोरिटी ये चीज सेट हो जाए, मैं नहीं कहता पैसा कमाना बुरी बात है, लेकिन टोटल फोकस पैसे पे हो जाए और नेशनल इंटरेस्ट पीछे हो जाए, फिर नताइज इसी तरह के आते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तो हल क्या है इसका फिर? ये तो प्लेयर्स तो यही हैं, इन्हीं को रखना है, इनके माइंडसेट्स कैसे तब्दील हो? हल ये है कि आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, यानी कानून साजी ऐसी करनी पड़ेगी कि एक तो आपने किसी को सुपरस्टार नहीं बनाना, क्योंकि हम एज अ नेशन डिजर्व नहीं करते, क्योंकि जब आप किसी को सुपरस्टार बनाते हैं ना, तो वो समझता है कि आई एम अबव एवरीथिंग, बस मुझे मेरी कोई पकड़ाई नहीं है। अभी जो आपकी टीम में टोला, मैं सीधा नाम लेता हूँ, बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन। अब इसमें शाहीन का ग्रुप अलग हो गया, लेकिन दे ऑल आर द ग्रीडी पीपल, और मैं ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन के ऊपर कह रहा हूँ। इनका सारा फोकस होता है कि मैं पैसा कमा लूं, मैं लीग कमा लूं। फिटनेस स्टैंडर्ड इनको 0 कर दिए थे, कोई फिटनेस पे ध्यान नहीं, इनकी इसी वजह से परफॉर्मेंस नीचे आई, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। इनकी स्किल देखें, कनाडा के खिलाफ इनको लास्ट ओवर्स में जाके चेस करना पड़ा, जस्टिफिकेशन क्या देनी पड़ रही थी, पिच वाज डिफिकल्ट, सो देयर शुड बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कैलिबर ऑफ कनाडा एंड पाकिस्तान। अगर आपको कनाडा के खिलाफ भी पिच डिफिकल्टी, तो आपको बहाना लाना पड़ रहा है, सॉरी टू से, फिर आप टॉप प्लेयर कम से कम अपने आप को ना कहिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये बड़े की पॉइंट्स है वैसे, जिसमें मुसलसल बात करें, लेकिन क्या जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनको भी ये आपके ख्याल में नज़र आ रहा है, वो भी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत छोटी उम्र के अंदर जब आपको बहुत अच्छी ऑफर्स, बहुत अच्छे पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएं, जो हमारे सभी क्रिकेटर के साथ तकरीबन हुआ है जिनके नाम आपने लिए हैं, तो उसमें ये होता है कि आप फिर ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच आपकी हो जाती है, आप उधर सोचने लगते हैं और फिर वो चीज़ छलकती है ग्राउंड के अंदर भी। लेकिन इसको रेगुलेट करता है एक अच्छा क्रिकेट बोर्ड, जिसको रेगुलेट करती है एक अच्छी अथॉरिटी जो कि पीछे उस गेम को मैनेज कर रही होती है। सो बेसिकली नेग्लिजेंस का सारा मलबा तो हमें क्रिकेट बोर्ड पे डालना चाहिए ना, जो अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सका इस टैलेंट को। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट इमरान ने शेयर किया है। और हम चले प्लेयर्स को छोड़ते हैं, प्लेयर को हम एक तरफ रख देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्रिकेट का नहीं पता, तो क्रिकेट के ऊपर उनको मुनहसर होना पड़ता है कुछ लोगों के ऊपर कि वो उनको बताएंगे, गाइड करेंगे ना। अब मैं आपको एक बंदे का नाम ये आपके प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ। The biggest culprit in the Pakistan Cricket Board is the Mr. Salman Naseer, COO of Pakistan Cricket Board. अच्छा, ये साहब ऐसे बेरूपिये हैं कि पीसीबी के हर चेयरमैन को अपनी उंगली पे घुमाते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स करके ये बंदा जो है वो कि किसको किस तरह आगे तिगनी का नाच नचाना, ये लोगों को तिगनी का नाच नचाता है, और ये प्लेयर्स के साथ अपने मिरासम बना के ये क्या पॉलिसी सेट करेंगे। ये इतने बड़े खतरनाक आदमी हैं कि ऐसे लोगों को तो सबसे पहले आप पिन पॉइंट करके पीसीबी से फारिग करें कि जो लोग आप क्रिकेट को चलने दे नहीं सकते, दे आर इन की पोजीशन। ये बहुत बड़ा इल्जाम है वैसे अहमद। हाँ जी, और मैं स्टैंड कर रहा हूँ उसके ऊपर, आपके प्रोग्राम में मैं स्टैंड करूँ। तो अहमद, हम ये फिर समझें कि जो जिस बड़ी सर्जरी का जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब ने, वो बस ऐसी ही बात थी, या फिर वाकई कुछ हो सकेगा ऐसा? अब तो रियलाइज कर लेना चाहिए उन्हें कि वाकई जरूरत है इस टीम को बड़ी सर्जरी की, मेजर सर्जरी की। देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कप्तान चेंज कर दो, हेड कोच चेंज कर दो, यानी ये जो अंदर पीसीबी के परमानेंट जो मुलाजमीन हैं, जो कि की पोस्ट पे बैठे हैं, असल एस्टेब्लिशमेंट क्रिकेट बोर्ड की तो वो है, वो ऊपर वाली हुकूमतें आती जाती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में कहूंगा ना पीसीबी की, वो है जो सारी डोरे हिलाते हैं, जो कि सारी पॉलिसी मेकिंग करते हैं, कोई जाए ना जाए ये मौजूद रहते हैं। और ये उसमें मैं साहब का नाम ले रहा हूँ, ये इतना डेंजरस आदमी है, इतने डेंजरस आदमी, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है। वो ABC कोई भी बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। ये जो अगर हम प्लेयर्स का जिक्र कर रहे हैं कि इनके सर पे एक मटेरियल इंटरेस्ट सवार हो जाता है, पैसे के लिए खेलते हैं
और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पीछे रह जाता है, और लीग्स ने रही सही कसर निकाल दी है। इतनी लीग्स हैं, हर कोई लीग्स खेलना चाहता है। आज मैं आमिर के बारे में भी पढ़ रहा था कि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीटली छोड़ के अब सिर्फ लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और हर प्लेयर, फिर कोचेस का भी यही है, वो सिर्फ लीग्स के अंदर कोचिंग करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे बड़े सीनियर कोचेस। तो ये मामला तो कहीं ना कहीं हर जगह, फिर क्या करें? इन प्लेयर्स को आप बाउंड भी नहीं कर सकते। जब ये मशहूर होंगे तो लीग से ऑफर्स भी होंगी, और फिर बड़ी लुक्रेटिव किस्म की ऑफर्स आएंगी, और फिर इनको करना भी है, पैसे सबको चाहिए। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करें हम? लीग्स पे पाबंदियां लगा दें, आईसीसी इसमें कुछ एक्शन करे? क्या इसका हल क्या है फिर? जी हल है इसका, अगर कोई करना चाहे। देखिए, हम ये नहीं कहते कि प्लेयर पैसा ना कमाए, पैसा कमाना हर किसी का राइट है, पर एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। एक तो मेरा ख्याल ये है कि अभी जो प्लेयर क्या कर रहे हैं, तो ये एक पाथवे यूज कर रहे हैं नेशनल टीम को कि यहाँ पर आओ, थोड़े से मैचेस खेलो और फिर निकल के लीग क्रिकेट टीम में घुस जाओ। आपको पाथवे ये बनाना है कि कोई लॉ बना दें, लेट्स सपोज कि आप अगर पाकिस्तान से खेलोगे तो 10 साल तक एक तो आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, मिनिमम 10 साल, क्योंकि एक प्लेयर आता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप की उसके ऊपर 8, 10, 15 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। क्रिकेट से ऊपर तक आता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आप यूज जाया कर देते हो। फिर दूसरी बात ये कि एक आप बना दे कि यार कम से कम आप जो मर्जी लीग खेलो, जब नेशनल ड्यूटी होगी तो आप अवेलेबल होगे, और डोमेस्टिक क्रिकेट के एटलीस्ट आप फर्स्ट क्लास के 3 से 4 मैच हर सीजन खेलोगे, इट्स मैंडेटरी। इस तरह की 3-4 चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, प्लेयर से साइन करवाने पड़ेंगे। और हाँ, इस तरह का कोई भी, यानी ये तो मैं बात करूं, बड़े बड़े क्रिकेट माइंड्स है पाकिस्तान में, वो इससे बहुत अच्छी आपको चीजें बना के कर सकते हैं। तो आपको ये करवाना पड़ेगा, वरना प्लेयर आपके हाथ में नहीं रहेंगे और वो आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। अच्छा अहमद, कमिंग बैक टू द मैच जो कल था पाकिस्तान का, 13.5 ओवर में हमें करना था, लेकिन 17.3 ओवर में हमने मुकम्मल किया। आपको ही लगता है पाकिस्तानी टीम ने, हमें हर टीम को अब बहुत ज्यादा सीरियस, संजीदा लेने की आदत डाल दी है? देखिए, बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये बात लोग कह रहे हैं कि ये नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा चेज है, तो आप ये नहीं देख रहे कि ठीक है पिचेस मुश्किल हैं, लो स्कोरिंग टोटल्स हो रहे हैं, लेकिन आप कनाडा के खिलाफ खेल रहे हो। हम पाकिस्तान है, हमारी क्रिकेट की एक लेगेसी है। आप अपने आप को क्लेम करते हो, हम दुनिया के नंबर 1 T20 टीम रह चुके हैं, हमारे पास 4000 इसके रन हो गए T20 में, उसके 3000 हो गए, ये इतने बड़े किंग हैं, ये इतने बड़े सूरमा हैं, ईगल हैं, पर दुनिया का इतनी पेस अटैक है। उसके बावजूद आप अपना स्किल तो आपको ऊपर समझना चाहिए ना, कनाडा से बहुत ऊपर रखना चाहिए। अगर आपको कनाडा की बॉलिंग के खिलाफ भी इतनी दिक्कत हो रही है कि पिच जैसा भी हो, आपको कम से कम चलो 16 ओवर में आप मुकम्मल कर लेते, आपको 19वें ओवर में जाके मुकम्मल करना पड़ रहा है आखिरी ओवर में, तो फिर ये बताता है कि आपका माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है, आपका अप्रोच का भी प्रॉब्लम है, और शायद आपके स्किल का भी प्रॉब्लम है। ठीक है यार, बड़ी ज्यादती होगी अगर हम जॉनसन की इनिंग्स का जिक्र ना करें और ओवरऑल उनकी क्रिकेट का जिक्र ना करें। यार वो बंदा चंद मैचों में 100 कर चुका है, एवरेज कोई 50 के अराउंड उसकी औसत चल रही है। व्हाट अ गेम प्लेयर यार। आपको कैसा लग रहा है? एक बहुत बड़ा हिटर मुझे लगता है, कोई नया क्रिस गेल टाइप आदमी मिल रहा है क्रिकेट को। जी बिल्कुल, देखिए ये होते हैं टीम प्लेयर जो कि जिनको नाम नहीं होगा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में, पहले कोई जानता नहीं होगा, इस वर्ल्ड कप में उनकी गेम देख के लोग अब उनको जानने लगे हैं। तो ये ऐसे प्लेयर चाहिए होते, सेल्फलेस। वी नीड सेल्फलेस प्लेयर लाइक जॉनसन, जो कि अपने बजाय टीम का सोचते हैं, जो उनको रोल दिया जाता है उसका सोचते हैं ना। सो इट्स वेरी प्लेजेंट साइट टू सी अ प्लेयर फ्रॉम एसोसिएट नेशन डूइंग दैट मच वर्क। इंडीड अहमद, थैंक यू वेरी मच यार। बड़ी आपने अच्छी बातें, अच्छी एज एन बड़ी टेक्निकली स्ट्रांग बातें हैं ये, जो उस पर अमल अगर किया जाए तो मुझे लगता है बहुत बेहतरी आ सकती है। पर स्टिल देखना ये है कि अमल करेगा कौन और कैसे होगा। सर्जरी करनी है, वो डॉक्टर भी तो खुद क्वालिफाइड होना चाहिए ना, उसके बाद वो बेहतर सर्जरी करेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब ये बताएं कि लेजेंड बैटर जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 67 बहारें देख ली है। आज उनका बर्थडे है, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर 12 जून 1957 को कराची में पैदा हुए। क्रिकेट के मैदान में उन्होंने शानदार कारनामे सर अंजाम दिए और ख़ुद को तारीख का हिस्सा भी बना लिया। जावेद मियांदाद को अपने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी बनाने का एजाज़ भी हासिल है। यही नहीं, अपने तीसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले वो दुनिया के सबसे कम उम्र खिलाड़ी भी बने। जावेद मियांदाद को अपने पहले और 100वें टेस्ट में सेंचुरी स्कोर करने का भी मुनफरिद एजाज़ हासिल है। बिल्कुल, 1986 में भारत के खिलाफ शारजा में
उनका तारीखी छक्का कौन भूल सकता है। तौसीफ भाई को लोग नहीं भूले जो दूसरी तरफ थे, तो जावेद भाई को तो कोई भूल ही नहीं सकता। और हमें ये छक्का याद हो ना हो, ये छक्का भारत को ज़रूर याद रहेगा। ये तारीखी छक्का था। जावेद मियांदाद को लगातार 6 आलमी कप, 6 वर्ल्ड कप्स खेलने का एहसास भी हासिल है। उन्होंने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने में एक बहुत अहम रोल अदा किया। इसके अलावा ये जो लेजेंड बैटर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अपनी शरारतों की वजह से भी जाने जाते हैं। अक्सर छेड़छाड़ में बड़ा मकबूल थे ये, ख़ासतौर पे अपने साथी प्लेयर्स को छेड़ने में और छेड़छाड़ कर विकेट देने में या विकेट लेने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। अपने करियर में जावेद मियांदाद साहब ने 124 टेस्ट मैचेस खेले, इसमें 52.57 की औसत से 8,832 रन स्कोर किए। इनमें 23 सेंचुरीज, 43 50s शामिल थी। और इस लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियांदाद साहब ने वर्ल्ड कप के बाद 1996 का जो वर्ल्ड कप था, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। एंड आई रिमेंबर दैट क्वार्टर फाइनल जो 1996 का हम खेले थे, उसमें हमारी उम्मीदें बड़ी जवान थी कि जावेद भाई इज़ देयर और मैच निकल आएगा। इन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन शायद उम्र का तकाजा और वो एक आखिरी हिस्सा था इनका क्रिकेट प्लेइंग का, तो हम वो मैच नहीं जीत सके। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और जावेद मियांदाद साहब रिटायर हो गए। बेहतरीन सर्विसेज उनकी रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, हमारे कोच भी रहे हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जावेद भाई, एंड मे यू हैव सो मैनी मोर, यू बीन अ लेजेंड। और बहुत कुछ हमने आपसे सीखा है, आपने हमें बहुत ज़बरदस्त एंटरटेन किया है। इसी पॉइंट के ऊपर जी प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो फीडबैक दे दीजिएगा, बुरा लगा तो पास ही रखिएगा नहीं तब भी दे दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।